हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग नए राजा और नए राज्य यानी कि पुराने जो राजा थे, पुराने मतलब आपका प्राचीन काल के राजा के बारे में बताया जा रहा है, और नए राजा मतलब मध्यकाल के राजा के बारे में। ठीक है, तो मध्यकाल में हम लोग कुछ राजवंश को पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 7 के बुक से। ठीक है, क्लास 7 का बुक का अध्याय नंबर 2 है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे हर्षवर्धन के साम्राज्य तक जो कहा जाता था वो कहा जाता था प्राचीन राजवंश। ठीक है, देखिए, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद जो राजा उत्पन्न हुए, यानी कि हर्ष के राज दरबार में जो सामंत लोग हुआ करते थे, वो लोग अपने आप को बाद में राजा घोषित कर दिया, और फिर उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो नए राज्य कहते हैं। ठीक, आइए उसमें से सबसे पहले राष्ट्रकूट हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राष्ट्रकूट। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि जब आप लोगों को पता होगा हर्षवर्धन का जो शासन था, उसकी राजधानी थी वो कन्नौज थी। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। तो कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ते रहते थे। कौन? तो एक गुर्जर प्रतिहार, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों। ठीक है, देखिए, ये राष्ट्रकूट ये दक्कन में राज करते थे। दक्कन, ठीक है, कहाँ पे दक्कन है? तो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र में जगह है उसे दक्कन कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को मैप दिखा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, एक मैप देख लेते हैं। चलिए, इंडिया का मैप आप लोगों को दिखा देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लियर होता नज़र आएगा। देखिए, यहाँ पे ये है दक्कन का पठार वाला इलाका। ठीक है, कौन? तो ये वाला है दक्कन पठार का इलाका। ठीक है, और यहाँ पर कौन थे? तो राष्ट्रकूट थे। ठीक है, हाँ, आइए दोनों को हम लोग परस्पर देख के पूरा स्टडी करते जाएंगे। दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार राज्य करते थे। ठीक है, और कन्नौज राज्य के लिए, कन्नौज जो हर्षवर्धन का राज्य था, उसके लिए परस्पर क्या होता था? तो आपस में टकराव होता था तीनों का, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश का। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य एक साम्राज्य था, राजवंश था, और उसके सामंत, सामंत की बात करें तो सामंत किसे कहते हैं? जिस तरह से जमींदार लोग हुआ करता था राजा का, जैसे एक राजा है कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसके क्षेत्र में जितना भी गांव है या जितना भी जगह है उसे कुछ सामंतों में बांट दिया जाता था कि तुम उधर का गांव देखोगे, तुम इधर का क्षेत्र, तुम इधर का क्षेत्र, तुम इधर का क्षेत्र, और सभी लोग टैक्स लेता था और राजा को भी देता था और खुद अपने पास भी रखता था। क्योंकि सामंत लोग के पास भी सेना हुआ करता था, तो सेना का खिलाने पिलाने में जो खर्च होता था वो सब भी टैक्स ये लोग सामंत लोग वसूलते थे। तो ये हो गया आपका राजा, मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा, और ये हो गया आपका सामंत। ठीक है, ये हो गया सामंत। तो ऐसे करके थे। बोलता है कि राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली।
यानी कि वो अब धीरे धीरे चालुक्य लोग कमज़ोर हो गए थे। एक्चुअल में क्या होता है कि एक राजा, एक वंश में कुछ राजा ही प्रतापी हुआ करता है, उसके बाद का जो राजा का बेटा आता है वो थोड़ा कम प्रतापी या कम तेज तरार, कम लड़ाकू और कम बुद्धिमान होने के कारण धीरे धीरे वो राजवंश पतन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो उसी का कमजोरी का फायदा उठाकर कौन, तो राष्ट्रकूट अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। जिस तरह से यहाँ पे राजा हमने बताया, तो राजा बहुत सारे सामंत रखा है, 4 सामंत रखा है। इस सामंत को जब मौका मिला तो यही सामंत बोला कि अब हमको इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया है, तो इस क्षेत्र पे हम अलग अपना राज्य काबिज करेंगे, अलग अपना राज्य बनाएंगे। वही इस ऐसा ही काम राष्ट्रकूटों ने किया। और जब चालुक्य वंश लोग के राजा लोग कमज़ोर हो गए तो धीरे धीरे वहाँ पे सत्ता अपना स्थापित कर लिया। याद करने की चीज़ है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसका सबसे पहला राजा था। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया? दंती दुर्ग ने। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में होंगे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई और उसकी राजधानी कहाँ पर थी? उसकी राजधानी कहाँ पर थी डियर स्टूडेंट? तो मान्यखेत। कहाँ पे? ये मान्यखेत किसका है? राष्ट्रकूटों की राजधानी है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रकूटों की राजधानी है मान्यखेत। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टार्क जैसी उपाधियाँ धारण कर रखी थी। कौन धारण किया था? तो ये दंती दुर्ग। ठीक है, हाँ, दंती दुर्ग महाराजाधिराज, परमेश्वर और भट्टार्क की उपाधि धारण किया था। आगे कहता है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। यानी कि जब एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, या कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। ठीक है, हाँ। आगे है अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद। ये लोग क्या थे? तो ये लोग थे राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा लोग। ठीक है, हाँ, ये गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, ये सब प्रतापी राजा हुआ करता था। ध्रुव याद रखना है, ये सब क्या है? तो प्रतापी राजा है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश। अभी हम लोग पाल वंश के बारे में बात करेंगे। क्लियर? अभी पाल वंश के बारे में कुछ जानते हैं। तो पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। ठीक है, तो इसका अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान में बिहार, बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट राजा है धर्मपाल। ठीक है, और उनके पुत्र देवपाल। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, और दूसरा है उसका पुत्र देवपाल। देवपाल ने असम, उड़ीसा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। अगर पूछा जाए कि पाल शासक कौन धर्म को मानते थे, तो ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, पाल वंश के शासक ने लगभग 4 वर्षों तक राज किया। थोड़ी सी बता दें, हम लोग JCERT का बुक पढ़ रहे हैं, तो झारखंड से रिलेटेड पाल वंश जो थे वो झारखंड में इटखोरी में मिला है इसका शिलालेख। किसका? पाल वंश का।
पाल वंश का एक राजा था जिसका नाम था महेंद्र पाल। ठीक है, क्या था? महेंद्र पाल। और उनका चतरा जिला के इटखोरी में इसका शिलालेख मिला है। ठीक है, तो पाल वंश झारखंड तक फैला हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको एक फ़ोटो देखने को मिलेंगे जो कौन कौन राजा लोग कहाँ कहाँ राज्य करते थे। ठीक है, हाँ देखिए थोड़ा सा और कर देते हैं, हम ऊपर यहाँ तक कर देते हैं। ये हमारा भारत है। ठीक है, क्या है? तो भारत है। और यहाँ पे था चहमान यानी कि चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था। ये कन्नौज है। ठीक है, फिर उधर नेपाल हो जाता है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, परमार था, चंदेल यहाँ पर रहते थे। ठीक है, ये राष्ट्रकूटों का ये है, ये काला वाला जो इलाका, ये ग्रीन वाला इलाका है, ये राष्ट्रकूटों का है। ठीक है, मालखेत या मान्यखेत इसकी राजधानी थी। ठीक है, पूर्वी चालुक्य या बेंगी का चालुक्य कहा जाता है, यहाँ पे राज करते थे। कलिंग राज यहाँ था। ठीक है, उत्कल यहाँ पे था। और पाल जो है, ये पाल शासकों ने यहाँ तक राज किया था, ज़्यादातर यहाँ तक। यहाँ पे आपको झारखंड का इलाका ऐसे करके देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला इलाका। तो यहाँ पर पाल शासकों ने राज किया था। पहाड़पुर एक महत्वपूर्ण जगह था पाल शासकों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए चोल, अभी हम लोग थोड़ा देर बाद चोल पढ़ेंगे, चेर पढ़ेंगे और पांड्यन पढ़ेंगे। ये भी राजवंश है। क्या है? तो राजवंश ही है। ठीक है, ये सब भी पढ़ना है। अभी मोटा मोटा कहाँ कहाँ कौन सा राज्य के राजधानियाँ थी, कहाँ पे कौन से राजा, कौन वंश के राजा लोग राज करते थे, ये आपको मोटा मोटा आइडिया मिल चुका है। पाल वंश के बारे में जानकारी हासिल हुआ। अभी गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी डिटेल से चोल चेर पांड्यन पढ़ाया जाएगा। तो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं गुर्जर प्रतिहार। पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुर्जर प्रतिहारों की थी। इस साम्राज्य का संस्थापक हरिश्चंद्र था। गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिम व मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप लोग समझ गए। ये भी जानेंगे थोड़ा सा हम लोग गुर्जर प्रतिहार की पूरी कहानियाँ हम लोग जान लेते हैं। जैसे अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। राष्ट्रकूट बार बार प्रतिहारों व पाल शासकों से कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र पर अधिकार के लिए संघर्ष करते रहते थे। कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या करता था ये लोग, मतलब कन्नौज ही समझिए, वो कनिष्क का राजधानी हुआ करता था वहाँ पे। और उस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, चूँकि ये गंगा का मैदानी क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, तो उसको जीतने के लिए ये तीनों लड़ाई करता था। कभी ये जीतता था, कभी वो जीतता था, और बहुत ही बड़ा संघर्ष चला। ठीक है, कन्नौज व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। इसे महोदय नगर भी कहा जाता था। तो कन्नौज को क्या कहा जाता है? महोदय नगर। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के चोल वंश के शासकों से भी संघर्ष किया था। और चोल शासक जो हम नीचे में दिखाए थे आपको वो डायग्राम में, भारत के नक्शे में, तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया था? तो चोल वंश के साथ भी संघर्ष किया था। हालांकि ज़्यादा संघर्ष चला था राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंशों के बीच। ठीक है, तो ये था वीडियो। अभी हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हमने बताया था धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, उसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आधुनिक भागलपुर में। प्राचीन भारत में
बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। धर्मपाल ने 783 से 882 ईस्वी के बीच राज किया था और इसने ही क्या बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, हाँ, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद, यानी कि नालंदा में जब अच्छे अच्छे टीचर नहीं रहे तो वहाँ का शैक्षणिक स्तर थोड़ा सा गिर गया, तो अपने ही राज्य में धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इस विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में क्या किया, तो ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, ढहा दिया था। और वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया था। बख्तियार खिलजी ने वहाँ का सारा बुक, सारा किताब जला दिया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे हिंदू और बौद्ध के जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी अच्छे अच्छे बुक थे, जिससे हम लोग पढ़कर अच्छे अच्छे ज्ञान हासिल कर सकते थे, बड़े बड़े ज्ञानी बन सकता था, पंडित बन सकता था, वो सारे पुस्तक को इन्होंने जला दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आक्रांता आए हैं भारत में जो भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने का कोशिश किया है, पर भारतीय संस्कृति अमर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक से एक विद्वान हुए और एक से एक बुक लिख के रखे हैं। तो आशा करते हैं ये सारा ज्ञान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी नीचे डिटेल्स पढ़ाएंगे चोल वंश, चेर वंश और पांड्यन वंश के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।